जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम लोग फर्स्ट चैप्टर का जो थियरी है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग थियरी के लिए एक अलग नोटबुक्स बनाइएगा और न्यूमेरिकल के लिए एक अलग नोटबुक्स। ठीक है? तो थियरी जो भी हम लोग पढ़े हैं उसमें जो भी फार्मूले थे, जो भी कॉन्सेप्ट थे, उन सभी फार्मूलों और सभी कॉन्सेप्ट को, ठीक है, न्यूमेरिकल वाले नोटबुक में एक जगह पहले हम लोग लिख लेंगे। ठीक है? और उसके बाद तब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो आप लोग जैसे फर्स्ट चैप्टर के थियरी वाले नोटबुक में फर्स्ट चैप्टर डाल के उसका पूरा थियरी नोट बनाए हैं, ठीक है, उसी तरह से अब न्यूमेरिकल वाले में फर्स्ट चैप्टर का नाम डालिएगा चैप्टर नंबर 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है? और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा आंकिक न्यूमेरिकल्स। यानी इस कॉपी में हम लोग अब क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स के जितने भी फार्मूले हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको एक जगह हम लोग सबसे पहले लिखेंगे और फिर इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लेंगे, यानी अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है? और तब जाके हम लोग न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है? यानी अगले वीडियो में, इसके बाद हम लोग जिस वीडियो में मिलेंगे उसमें आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है? और आप देखेंगे कि इन्हीं कॉन्सेप्ट से, इन्हीं फार्मूले से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव और सारे के सारे न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग पढ़े थे वैद्युत आवेश। पुनः मैं आपको याद दिला दूं कि वैद्युत आवेश कहते किसे हैं। ठीक है? तो वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे धारण करने के बाद वस्तु अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है? आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार उसके बाद हम लोग पढ़े थे। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश व ऋण आवेश। धन आवेशों के बीच और ऋण आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी धन और धन आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल, ऋण और ऋण आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल, लेकिन धन और ऋण आवेश के बीच आकर्षण बल लगता था। ठीक है? यानी सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है, विजातीय आवेश, विजातीय मतलब विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक है? अगर पहला पॉइंट हम लोगों का यही है कि किसी वस्तु पर आवेश, यानी अगर किसी वस्तु पर आवेश Q है तो उसका मान बराबर होगा वह प्लस माइनस NE। प्लस माइनस का मतलब आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश भी होता है और ऋण आवेश भी होता है। तो धन आवेश के लिए Q बराबर NE हो जाएगा, लेकिन ऋण आवेश के लिए फार्मूला होगा Q बराबर माइनस NE। बात समझ में आया? इसको हम लोग मूल आवेश का जब डेफिनेशन पढ़े थे तो वहां पर लिखे थे हम लोग। ठीक है? आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है? और यह एक अदिश राशि है। ठीक है? इतना हम लोग आवेश के बारे में पढ़े थे। अब कूलाम का नियम पढ़े थे हम लोग। कूलाम का नियम क्या होता है? तो कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है? यानी F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो एक नियतांक आता है K। ठीक है? तो ये आपका कूलाम का नियम है। ठीक है? वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? कब? जब बिंदु आवेश y में स्थित है तो K, यानी ये जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब बिंदु आवेश y में हो। ठीक है? अगर आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम हो तो इस स्थिति में आपका लगने वाला जो बल होगा वह हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है? जहां K क्या होता है? तो परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक होता है। ठीक है? तो ये कूलाम के तीनों फार्मूलों का हम लोग सवाल के आधार पर यूज करेंगे। ठीक है? सवाल के आधार पर हमें जरूरत होगा तो हम इसका यूज करेंगे, जरूरत है तो इसका करेंगे, इसका जरूरत है तो इसका करेंगे। बात समझ में आया? ठीक है? तीसरा पॉइंट है हम लोगों का कि ये जो नियतांक होता है इसका मान कितना होता है? तो 9 गुणे 10 पर घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है?
अब चौथा पॉइंट है एप्सिलॉन नॉट का मान। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए। तो आप याद रखिएगा कि एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो 8.85 गुणे 10 पर घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, अच्छा इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो अभी हम लास्ट में आपको दिखा दे रहे हैं कि इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, या आप यहाँ पे साइड में देख लीजिए। देखिए हम लोग जानते हैं, अगर आपसे पूछेगा तो उसका सलूशन में आप बता दीजिएगा कि हम जानते हैं, या ऐसे कहिए चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10 पर घाते 9। ठीक है, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देंगे इसी से। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो देखिए इसको यहाँ भेज दीजिए और ये कहाँ आ जाएगा, बटे में, यानी 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10 पर घाते 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर 1 बटा, ये हो जाएगा 9 चौक 36, और ये पाई का मान हो जाएगा 22/7, और ये 10 पर घाते 9 हर में है, ऊपर अंश में ले जाइएगा तो 10 पर घाते -9 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, ये 7 यहाँ से बटे से कहाँ जाएगा, अंश में, तो ये हो जाएगा 7/36 गुणे 22 गुणे 10 पर घाते -9। अब आप अगर मान याद रखे रहेंगे तो अब इसके बाद आपको भाग वोग देने की जरूरत नहीं है, गुड़ा उड़ा कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधे लिख दीजिए, इतना लिखने के बाद आप सीधे ये वाला वैल्यू लिख दीजिए 8.85 गुणे 10 पर घाते -9 कूलाम स्क्वायर, मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, सवाल लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि मात्रक जरूर लिखें। ठीक है, अगर आप मात्रक नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला पॉइंट देखेंगे, तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पे तीव्रता की परिभाषा से E बराबर क्या होता है, F/Q0। तीव्रता क्या होता है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो ये तीव्रता से फार्मूला प्राप्त हुआ है, और ये हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब 7वां पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, पहले वैद्युत द्विध्रुव हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी अगर वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश धन आवेश +Q है, एक -Q है, और दोनों के बीच की दूरी 2L है। ठीक है, तो द्विध्रुव का आघूर्ण होगा P बराबर Q गुणे 2L। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए फार्मूले से ही मात्रक निकलता है। जैसे ये Q है तो इसका मात्रक कूलाम हो गया, ये 2L लंबाई है तो इसका मात्रक मीटर हो गया, तो आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। ठीक है, 8वां पॉइंट है हम लोगों का विद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण। यानी जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म लगता है, और उस बलयुग्म के कारण कितना आघूर्ण प्राप्त होगा उसका फार्मूला। तो ये होता है हम लोगों का वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है, ये टाउ जो है एक सदिश राशि है। ठीक है, इसकी दिशा क्या होती है, तो वेक्टर P व वेक्टर E दोनों के लंबवत टाउ की दिशा होती है। ठीक है, अगर हम लोग वेक्टर हटाएंगे तो टाउ बराबर होगा PE साइन थीटा। ठीक है, टाउ बराबर यानी बल आघूर्ण टाउ बराबर PE साइन थीटा। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर।
यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिए, दोनों फार्मूला हम एक पास इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि जो क्वेश्चन में मान दिया हुआ है वह पी का मान दिया है या टाउ का मान दिया है। तो पता कैसे लगाएंगे? तो मात्रक से। अगर उस वैल्यू कोई मान दिया है, उसका मात्रक अगर कूलाम मीटर है, ठीक है, तो वह पी का मान होगा, यानी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा वो। और अगर न्यूटन मीटर दिया हुआ है मात्रक, तो इसका मतलब वह बलयुग्म के आघूर्ण का मान है। किसका मान है? बलयुग्म के आघूर्ण का। ठीक है। दूसरी बात आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि देखिए, न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। तो इस आधार पर आप ये बल युग्म का आघूर्ण है, इसमें भी तो आ रहा है बल, यानी बल युग्म का आघूर्ण। तो जब बल युग्म का आघूर्ण होगा तो इसमें इसका जो मान निकालेंगे हम लोग, उसमें बल का मात्रक भी होगा। ठीक है। तो वहां से याद रखिएगा कि न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर, बल युग्म के आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। और बल द्विध्रुव का आघूर्ण जो होगा उसका मात्रक कूलाम मीटर। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 8 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब हम लोग इसको मिटाएंगे। तो अब देखेंगे हम लोग द्विध्रुव के कारण तीव्रता। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। तो देखिए, इसके 3 स्थितियां हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो E बराबर 1/4πε0 2p/r⁵। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। और इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? तो P की दिशा में, यानी वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की जो दिशा होती है वही दिशा होता है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की। किस स्थिति में? जब वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात किया जाएगा। ठीक है। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? तो निरक्षीय स्थिति में है तीव्रता का सूत्र E बराबर 1/4πε0 p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है। इसकी दिशा किधर होती है? तो P के विपरीत दिशा में, यानी द्विध्रुव के आघूर्ण के विपरीत दिशा में तीव्रता होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले और दूसरे को देखेंगे तो अक्षीय स्थिति में दिशा P की दिशा में है और निरक्षीय स्थिति में दिशा क्या है? P के विपरीत दिशा में, यानी जिस दिशा में P की दिशा है उस दिशा में E की दिशा नहीं है। कब? जब निरक्ष पर तीव्रता ज्ञात करेंगे तब। और किसी भी बिंदु पर, अगर हमें किसी भी बिंदु पर तीव्रता निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला E बराबर 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये तीव्रता का क्या है? द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता के 3 फार्मूले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे कि द्विध्रुव के लिए जो तीव्रता होती है वह व्युत्क्रमानुपाती होती है दूरी के घात 3, यानी घन के, यानी 1/r³। तीव्रता जो होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? 1/r³। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जो अक्षीय स्थिति में तीव्रता हम लोग निकालते हैं वह निरक्षीय स्थिति में तीव्रता के 2 गुना होती है। यानी अगर इस फार्मूले में 2 का गुणा करा दिया जाए तो ये तीव्रता और ये तीव्रता परिमाण में क्या हो जाएंगे? बराबर, परंतु दिशा में विपरीत होंगे। ठीक है। तो वही देखिए, माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि अक्षीय स्थिति में जो दिशा है तीव्रता की, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का वह दिशा क्या है? विपरीत है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में तीव्रताएं लगती हैं। ठीक है। अब हम लोग 10वां पॉइंट देखेंगे। यदि बल F1 व F2 के बीच कोण थीटा हो तो परिणामी बल, यानी यदि किसी आवेशित कण पर अन्य 2 आवेशों के कारण बल F1 व F2 लग रहा हो, ठीक है, और उन दोनों के बीच कोण थीटा बन रहा हो, तो परिणामी बल का मान कैसे ज्ञात करेंगे? उसका फार्मूला है F बराबर √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है। अब इसके कुछ विशेष स्थितियां हैं। अगर थीटा बराबर 0 हो जाए, यानी इस फार्मूले में अगर आप थीटा बराबर 0 रखेंगे तो परिणामी बल F बराबर निकल के आएगा F1 प्लस F2, यानी डायरेक्ट परिणामी बल का परिमाण निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट दोनों बलों को जोड़ सकते हैं।
यदि थीटा बराबर 180 अंश हो, थीटा बराबर 0 का मतलब दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, और थीटा बराबर 180 का मतलब होगा कि दोनों बल एक दूसरे के क्या है, विपरीत, यानी एक बल अगर इधर लग रहा है तो एक बल इधर लगेगा। ठीक है, इस स्थिति में अगर हम लोग थीटा बराबर 180 अंश इसमें रखेंगे तो बल का फार्मूला निकल के आएगा F बराबर F1 माइनस F2। F1 माइनस F2, यहाँ पे देखिए इस साइन का मतलब है बड़े वाले में से छोटे वाले मान को घटाना, यानी अगर F2 बड़ा है तो F2 माइनस F1 होगा, अगर F1 बड़ा है तो F1 माइनस F2 होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसका कि यदि थीटा बराबर 90 अंश, यानी यदि दोनों बल एक दूसरे के लंबवत लग रहे हो तो परिणामी बल का परिमाण क्या होगा। तो आप यहाँ थीटा बराबर 90 रखेंगे तो फार्मूला मिलेगा आपको F बराबर अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक विशेष बात ध्यान ये रखेंगे कि जो बात हम लोग यहाँ पे बलों के लिए किए हैं, जैसे मैं जब तीव्रता थ्योरी वाला वीडियो बनाया था तो उसमें यही बात हम तीव्रता के लिए लिख दिए हैं। ठीक है, और तीव्रता के लिए समझाए थे, और वहाँ पे बताए थे कि यही बात आपका बल के लिए भी हो सकता है और द्विध्रुव के आघूर्ण के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे हम बल के लिए, यानी अगर आप यहाँ पे ई के जगह जहाँ जहाँ पे ई लिखा है वहाँ पे आप लोग एफ लिख दें तो ये तीव्रता के लिए फार्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर इसी एफ के जगह जहाँ जहाँ एफ है वहाँ पी लिख दिया जाए तो यह द्विध्रुव के आघूर्ण के लिए फार्मूला बन जाएगा। अब अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, आवेशों के निकाय में। ठीक है, मान लीजिए कोई आवेशों का क्या है, एक निकाय है। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। पहला है यदि कोई आवेश संतुलन में हो तो इसका अर्थ है कि उस आवेश पर लगने वाला नेट बल शून्य है। अर्थात यदि आवेशों का कोई निकाय हो, ठीक है, यदि आवेशों का कोई निकाय हो और यदि इसमें एक कोई आवेश संतुलन की स्थिति में है तो इसका अर्थ होता है कि उस आवेश पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक निकाय है, ठीक है, और प्लस Q1 व प्लस Q2 आवेश के कारण यहाँ पर एक आवेश माइनस Q रखा है। ठीक है, इस पर दो बल लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर यह आवेश संतुलन में है, यानी संतुलन का मतलब वह अपने एक जगह विरामावस्था में होगा और इस पर लगने वाले जो दोनों बल होंगे उनका योग यानी नेट बल जो होगा वह शून्य होगा। ठीक है, तो देखिए इस आवेश के कारण इस पर माइनस Q आवेश पर Q1 के कारण इधर बल लगेगा F1 और इस पर Q2 के कारण बल लगेगा F2 इधर की ओर। ठीक है, तो आप देखेंगे F1 F2 की दिशा क्या है, विपरीत है। तो संतुलन के स्थिति में जो है यह F1 माइनस F2 का वैल्यू यानी नेट F1 प्लस F2, यानी हम लोग इसको जोड़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है, माइनस। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि दिशा के कारण, दोनों का दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो इनका परिणामी जो F1 माइनस F2 होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अर्थात इसको इस साइड करेंगे तो F1 बराबर F2, यानी दोनों का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा, परंतु दिशा विपरीत होगी। ठीक है, तो ध्यान देंगे जब भी सवाल में देगा कि कोई आवेश संतुलन में है तो इसका मतलब होता है कि उस पर लगने वाले बलों का जो नेट मान होगा, नेट बल यानी परिणामी बल, वह शून्य होगा। ठीक है, तो इस आवेश पर दो बल लग रहे हैं, इन दोनों का योग क्या होगा, शून्य होगा। एक है F1 और एक है F2। ठीक है, योग शून्य होगा। आप यहाँ पे ये मत सोचिएगा घटाया गया है, घटाया नहीं गया है, जोड़ा गया है F और F1 व F2 को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिशा अलग होने के कारण ये F1 अगर प्लस में लेंगे तो F2 माइनस में लेंगे। ठीक है, तो F1 प्लस माइनस F2 करेंगे तो प्लस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, F1 प्लस माइनस F2 बराबर 0। तो देखिए ये दोनों जब माइनस प्लस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी F1 माइनस F2 बराबर 0। ठीक है, तो जब भी सवाल में कहेगा कि कोई आवेश संतुलन में है तो हम लोग क्या करेंगे, यही वाला फार्मूला लगाएंगे। दूसरा इसका पॉइंट है बी इसी का, यदि आवेशों के निकाय में, यदि आवेशों के निकाय में यदि पूरा निकाय संतुलन में है, पूरा निकाय यानी पूरे निकाय
संतुलन में है, इसका मतलब ये है कि हर आवेश यानी निकाय में जितने भी आवेश हैं सभी आवेशों पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा। यानी अगर ये मान लीजिए 3 आवेशों से मिलकर निकाय बना है और ये पूरा निकाय अगर यदि संतुलन में है तो इसका ये मतलब होता है कि Q1 पर इसके कारण लगने वाला बल और इसके कारण लगने वाला बल जो नेट बल होगा वह शून्य होगा। ठीक है, इस पर लगने वाला बल, इस पर इसके कारण लगने वाला बल और इसके कारण लगने वाला बल, दोनों बलों का परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा, यानी नेट बल शून्य होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस पर भी नेट बल शून्य है, इस पर भी नेट बल शून्य है, इस पर भी नेट बल शून्य है। इसका मतलब ये हो गया कि ये सभी क्या है? पूरा निकाय संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। 12वां पॉइंट देखेंगे कि दो समान प्रकार के आवेशों के कारण कोई तीसरा आवेश संतुलन में तब हो सकता है जब वह आवेशों के बीच रखा जाए। इसको समझिएगा आप लोग, क्या कह रहा है कि दो समान प्रकार के आवेशों के कारण, यानी दो आवेश हैं, दोनों क्या हैं? एक ही प्रकार के, यानी अगर यदि पहला धन आवेश है तो दूसरा भी धन आवेश होगा, और यदि पहला ऋण आवेश है तो दूसरा भी ऋण आवेश होगा। बात समझ में है? यानी दोनों समान प्रकार के क्या हैं? आवेश हैं। ठीक है, तब कोई तीसरा आवेश संतुलन में तब हो सकता है जब वह दोनों आवेशों के बीच में रखा जाएगा। ठीक है, यानी यदि दो प्लस क्यू आवेश और इधर प्लस क्यू आवेश, दोनों तरफ अगर आपके आवेश समान प्रकृति के हैं, जैसे ये वाला फिगर देखिए, ये भी आपका धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक आवेश है, तो इसका मतलब अगर यदि कोई तीसरा आवेश संतुलन में रखना है हमें, तो इन दोनों आवेशों के बीच में ही रखना पड़ेगा। हम इन दोनों आवेशों के बाहर यानी इस साइड या उस साइड नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अगर रखेंगे तो संतुलन की अवस्था में वह तीसरा आवेश नहीं होगा। ठीक है, 13वां पॉइंट में है दो विपरीत प्रकार के आवेशों के कारण एक तीसरा आवेश संतुलन में तब हो सकता है जब वह आवेशों के बाहर कम परिमाण वाले आवेश की ओर रखा जाए। अब देखिए, यदि दो आवेश जो हैं वह विपरीत प्रकार के हैं, यानी एक धन आवेश है और एक क्या है? ऋण आवेश। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हम यहाँ पे रखे हैं +5Q, यहाँ पे +5Q आवेश रखे हैं और इस साइड रखे हैं -3Q। तो दोनों अलग अलग प्रकार के आवेश हैं, ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है। ठीक है, तो यदि अब हमें कोई तीसरा आवेश रखना हो जो कि क्या हो? संतुलन में हो, तो कहाँ रखा जाएगा उसे? तो इस स्थिति में जब दोनों विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो इस स्थिति में आवेश को उस साइड रखा जाता है, दोनों आवेशों से बाहर, यानी जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है इसके बीच में नहीं रखना, उससे बाहर रखना है। और किस साइड रखना है? उस साइड रखेंगे जिसका परिमाण कम हो। तो यहाँ पे देखिए +5Q है और ये -3Q है। ठीक है, तो इसका परिमाण कम है तो तीसरे आवेश को इसी साइड रखना पड़ेगा, तभी वह क्या होगा? संतुलन में होगा। जैसे मान लीजिए +Q आवेश हम यहाँ पे रख दिए, तो अब ये संतुलन में हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए +5Q आवेश के कारण इस पर प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा, मान लेते हैं लगने वाला प्रतिकर्षण बल F2 है, उधर लग रहा है, और इसके कारण -3Q के कारण इस पर आकर्षण बल लगेगा इधर की ओर, मान लेते हैं वह बल F1 है। ठीक है, तो यदि ये संतुलन की अवस्था में है तो इन दोनों का योग क्या होगा? शून्य होगा। F1 प्लस -F2 का मतलब F1 के विपरीत दिशा में होने के कारण इसको -F2 लिखा गया है, बराबर 0। ठीक है, यानी F1 - F2 बराबर क्या होगा? 0। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 14। यदि कोई वैद्युत क्षेत्र E है जो x अक्ष के अनुदिश है, यानी कोई वैद्युत क्षेत्र E है जो x अक्ष के अनुदिश है, तो देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन x अक्ष के अनुदिश दिखाया गया है। ठीक है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा x अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, अब इसमें देखिए
प्लस क्यू आवेश पर बल क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। यानी अगर इस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश हम लोग प्लस क्यू आवेश रखेंगे तो उस पर लगने वाले बल की दिशा होगा क्षेत्र के दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के दिशा में। और यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में माइनस आवेश रखा जाएगा तो उस माइनस आवेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। ठीक है, और इस बल के कारण इस कण में क्या होगा, कुछ त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण कितना होगा, तो त्वरण एफ ए बराबर हो जाएगा एफ बट्टे एम। त्वरण बराबर क्या होता है, एफ बट्टे एम, यानी बल बट्टे उस कण का द्रव्यमान। ठीक है, और यहाँ पे बल का मान कितना होगा, तो Q इंटू ई। ठीक है, वैद्युत बल यदि हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पे बल का मान हो जाएगा Q इंटू ई बट्टे एम। ठीक है, तो ये उस कण में उत्पन्न त्वरण का मान प्राप्त हो जाएगा इस फार्मूले से। ठीक है, अब 15 नंबर पॉइंट देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि यदि कोई आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में स्वतंत्रता से लटका है तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल एफ ई उसके भार mg के बराबर होगा या होता है। ठीक है, कब भाई, यदि कोई आवेशित कण किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका है, इसका मतलब यह है कि उस वस्तु पर लगने वाला वैद्युत बल उसके भार के बराबर है। ठीक है, और लगने वाला जो वैद्युत बल होगा उसकी दिशा ऊपर की ओर होगी। कहाँ होगी, ऊपर की ओर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल या वस्तु का भार जो होता है वो सदैव ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक वैद्युत क्षेत्र बनाए हैं जिसकी दिशा नीचे से ऊपर की ओर है। किधर की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, और इसके बीच में यानी इस वैद्युत क्षेत्र के बीच में कहीं धन आवेश रखा गया है, तो इस धन आवेश पर बल किधर लगेगा, क्षेत्र के दिशा में। यहाँ पे अभी हम लोग बात किए थे, धन आवेश पर बल किधर लगता है, क्षेत्र के दिशा में। तो यहाँ धन आवेश पर बल लगेगा क्षेत्र के दिशा में यानी ऊपर, और इसका भार काम करेगा नीचे। ठीक है, तो यदि ये संतुलन की अवस्था में है तो ये भार mg और इस पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर Q इंटू ई, ये दोनों आपस में क्या होंगे, यानी भार और वैद्युत बल आपस में बराबर होंगे। और यदि माइनस आवेश हो तब वैद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे होनी चाहिए। तभी तो अभी हम लोग यहाँ पे जाने हैं कि ऋण आवेश पर जो बल लगता है वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो यहाँ अगर ऋण आवेश है, क्षेत्र की दिशा नीचे है, तो बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर। ठीक है, तो जब वैद्युत बल ऊपर लगेगा तो भार हमेशा नीचे लगता ही है। ठीक है, तो दोनों बराबर होगा तो ये स्वतंत्रता पूर्वक क्या होगा, लटका रहेगा। ठीक है, यानी इस स्थिति में हम लोग कहेंगे एफ ई बराबर एफ जी बोलिए या सीधे कहिए mg यानी वस्तु का भार, और एफ ई का मान कितना होता है, तो Q इंटू ई बराबर mg। तो इस फार्मूले पर भी बहुत सारा सवाल पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों का जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जितने भी फार्मूले थे फर्स्ट चैप्टर का, उन सभी पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यदि कोई टॉपिक छूट गया हो, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया हो, तो सवाल लगाते समय हम लोग जो भी मिलेगा, ठीक है, तो उसको वहाँ पे पढ़ लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है, कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।